इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनाटॉमी का मतलब होता है, एना का मतलब होता है शरीर और टॉमी का मतलब होता है काट कर, अर्थात एनाटॉमी का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि शरीर को काट कर अध्ययन करना। तो इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करते हैं एनाटॉमी की, कि पशु शरीर के आंतरिक अंगों व ऊतकों का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। इसकी कई शाखाएं होती हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने एनाटॉमी। पशु शरीर के आंतरिक अंगों व ऊतकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। अब बात करते हैं हम इसकी शाखाओं के बारे में, कि इसकी पहली शाखा होती है सूक्ष्म शारीरिकी। इसकी पहली शाखा होती है सूक्ष्म शारीरिकी, यानी कि माइक्रोस्कोपिक। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके ऊतकों का अध्ययन व कोशिकाओं का अध्ययन करना सूक्ष्म शारीरिकी कहलाता है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है तथा कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं स्थूल। दूसरे नंबर की है स्थूल शारीरिकी। स्थूल शारीरिकी यानी कि ग्रॉस एनाटॉमी। स्थूल शारीरिकी यानी कि ग्रॉस एनाटॉमी। नग्न आँखों से शरीर का अध्ययन करना, जैसे कि बोन का यानी कि हड्डी का, मसल्स मांसपेशी, हेड जॉइंट, थोरेसिक आदि का सूक्ष्म यानी कि नग्न आँखों से अध्ययन करना क्या कहलाता है? ग्रॉस एनाटॉमी कहलाता है। इसकी भी कई शाखाएं होती हैं ग्रॉस एनाटॉमी की। पहली होती है ऑस्टियोलॉजी, यानी कि बोन का अध्ययन किया जाता है जो शरीर का कंकाल बनाती है। जो क्या बनाती है? जो कि शरीर का कंकाल बनाती है। अब अध्ययन करा जाता है मायोलॉजी। मायोलॉजी के बारे में, तो मायोलॉजी होती है वो मसल्स का अध्ययन कराती है। आर्थोलॉजी जॉइंट यानी जोड़ों का अध्ययन कराती है। अब बात करते हैं हम स्पेनियोलॉजी के बारे में। स्पेनियोलॉजी विभिन्न तंत्रों के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। स्पेनियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न तंत्रों के आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का और प्रजनन तंत्र का। 5th नंबर की आती है दोस्तों एंजियोलॉजी। इसके अंतर्गत हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिनियाँ, लसिका तंत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम न्यूरोलॉजी के बारे में। न्यूरोलॉजी दोस्तों, न्यूरोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो न्यूरोलॉजी यानी कि लसिका तंत्र का अर्थात मस्तिष्क का, लसिका तंत्र का अर्थात मस्तिष्क का तथा स्नायु तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्र का तंत्र अथवा मस्तिष्क का व स्नायु तंत्रों का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। एसिथेसियोलॉजी 7 नंबर की होती है एसिथेसियोलॉजी। इसके बारे में ज्ञानेंद्रियों के अंगों का अध्ययन करना एस्थेसियोलॉजी कहलाता है, जैसे कि आँख, कान और नाक। एस्थेसियोलॉजी के अंतर्गत आँख का, नाक का अध्ययन किया जाता है। हम उसको सीधा भी पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत आँख, कान और नाक का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान की। अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान की। इससे डेवलपमेंट एनाटॉमी भी कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान को डेवलपमेंट एनाटॉमी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भ्रूणीय अवस्था से अंग संस्थानों के विकास का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अंडे के निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रसव तक के विकास का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। निषेचन से लेकर प्रसव तक की क्रिया होती है, उसको हम भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। अब बात करते हैं हम शरीर रचना विज्ञान की, कॉम्परेटिव एनाटॉमी के बारे में, यानी कि शरीर रचना विज्ञान के बारे में। इसके अंतर्गत विभिन्न पशु व पक्षी की विभिन्न जातियों की शरीर की संरचनाओं की विशेषताओं का सापेक्ष अथवा अपेक्षाकृत अध्ययन किया जाता है, जैसे कि गाय की ह्यूमरस, घोड़े की ह्यूमरस और कुत्ते की ह्यूमरस आदि की संरचना का अध्ययन करना शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं हम सिस्टेमिक एनाटॉमी के बारे में। सिस्टेमिक एनाटॉमी यानी कि संस्थानिक शरीर रचना विज्ञान। इसे डेस्क्रिप्टिव एनाटॉमी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत शरीर के सभी तंत्रों का एक के बाद दूसरे का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि पहले आ जाता है स्केलेटन सिस्टम के बारे में, फिर आता है एंजियोलॉजी के बारे में, न्यूरोलॉजी के बारे में, फिर मस्कुलर के बारे में।
अब बात करते हैं प्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान। प्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान के बारे में यानी कि अप्लाई एनाटॉमी के बारे में। इसके अंतर्गत शल्य चिकित्सा शरीर का उच्छेदन करने अथवा संरचनाओं की मरम्मत करने के उद्देश्य से शरीर को उन्मुक्त करता है। इसे सर्जिकल एनाटॉमी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको सर्जिकल एनाटॉमी भी कहा जाता है, इसको याद रखना। सर्जिकल एनाटॉमी किसे कहा जाता है कि प्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान को सर्जिकल एनाटॉमी भी कहा जाता है। अर्थात चिकित्सा शरीर का उच्छेदन करने अथवा संरचना की मरम्मत करने के उद्देश्य से शरीर को उन्मुक्त करना सर्जिकल एनाटॉमी भी कहलाता है। अब बात करते हैं हम स्पेशल एनाटॉमी के बारे में। स्पेशल एनाटॉमी यानी कि विशेष शरीर रचना विज्ञान। इसमें किसी भी जाति के पशु की जैविक संरचना यानी कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। पशु शरीर रचना विज्ञान के बारे में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बारे में जो बात करते हैं कि जो इसमें हड्डियों के बारे में, बोन्स में जो आगे का, पिछले का, बीच का जो हिस्सा होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अग्र यानी कि एंटीरियर को क्या किसे कहते हैं? एंटीरियर किसी अंग का आगे का अथवा सामने का भाग, किसी अंग का आगे का अथवा सामने का भाग क्या कहलाता है? एंटीरियर कहलाता है। फर्स्ट पोस्टीरियर किसी, अब देखो यहाँ से पता चल रहा है कि फर्स्ट पोस्टीरियर या पोस्टीरियर आएगा, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो फर्स्ट पोस्टीरियर किसी अंग का पीछे का भाग फर्स्ट पोस्टीरियर कहलाता है। अभी मध्य मीडियल शरीर की मध्य रेखा की ओर, पार्श्वलैटरल बाहर की तरफ या शरीर की मध्य रेखा से दूर। दोस्तों, इसमें दूर चला जाता है। अब बात करते हैं शीर्षांत यानी कि क्रेनियल के बारे में। शरीर के सिर की ओर, रोस्टल यह सिर की दिशा का ज्ञान देता है। अर्थात सिर का हिस्सा जो नाक की तरफ जो होता है, सिर का हिस्सा जो नाक की तरफ होता है उसको रोस्टल कहते हैं। अब बात करते हैं पुच्छांत यानी कि कौड़ल भाग की। पुच्छांत एवं कौड़ल भाग की 7 नंबर का है। तो इसमें पूंछ की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको पुच्छांत यानी कि कौड़ल भाग कहा जाता है। अब बात करते हैं ऊर्ध्व सुपीरियर, शरीर के ऊपर की ओर का जो भाग होता है उसको ऊर्ध्व यानी कि सुपीरियर कहा जाता है। अब बात करते हैं अध यानी कि इन्फीरियर के बारे में। इन्फीरियर यानी कि अध के बारे में। शरीर के नीचे की ओर का जो भाग होता है उसको इन्फीरियर कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्थान, उपास्थि या सुपरफिशियल के बारे में। त्वचा के पास स्थित होना क्या कहलाता है? उत्थान या सुपीरियर या उपास्थि कहलाता है। गंभीर यानी कि गहरा, डीप क्या होता है कि शरीर के अंदर की तरफ त्वचा से दूर गहराई पर जो भाग होता है उसको डीप यानी कि गहरा कहा जाता है। अब बात करते हैं हम समीपस्थ प्रोक्सिमल के बारे में। प्रोक्सिमल भाग के बारे में बात करेंगे हम। तो ऊपर का भाग कसेरों का दंड के नज़दीक, यह शब्द साधारण तथा पैरों की हड्डियों के सिरों से संबंध रखता है। कौन सा? समीपस्थ यानी प्रोक्सिमल भाग। बात करते हैं दूरस्थ यानी कि डिस्टल भाग के बारे में। तो नीचे का भाग या कसेरों का दंड से दूर, यह शब्द भी साधारण तथा पैरों की हड्डियों के सिरों के संबंध रखता है। अब बात करेंगे हम प्लांटर भाग के बारे में। प्लांटर भाग के बारे में बात करते हैं कि पीछे वाले पैर का पीछे वाले पैर का पीछे का हिस्सा जो खड़ी अवस्था में ज़मीन को छूता है। दोस्तों, जो खड़ी अवस्था में ज़मीन को छूता है वो प्लांटर कहलाता है। करतल यानी कि प्लामर के बारे में बात करते हैं। करतल प्लामर के बारे में बात करेंगे कि आगे वाले पैर का पीछे का हिस्सा जो खड़ी अवस्था में ज़मीन को छूता है। देखिए, प्लांटर पीछे वाले पैर का पीछे का हिस्सा होता है जो खड़ी अवस्था में गाय भैंस के जो पैर होते हैं किसी भी जानवर के, वो ज़मीन को छूते हैं। अब इसमें आ जाता है प्लामर। प्लांटर और प्लामर में ये अंतर है कि प्लांटर तो आपने देखा है कि मतलब पीछे का जो हिस्सा होता है, पीछे वाले पैर का पीछे का हिस्सा जो ज़मीन को छूता है, और प्लामर आगे वाले पैर का हिस्सा जो खड़ी अवस्था में ज़मीन को छूता है, आगे वाले पैर का पीछे का हिस्सा। अब बात करते हैं हम एक्सियल भाग की। एक्सियल भाग के बारे में कि मध्य रेखा की ओर नज़दीक जो स्थान होता है उसको एक्सियल कहा जाता है। और एबैक्सियल भाग किसको कहा जाता है? मध्य रेखा से दूर हटते हुए भाग को एक्सियल कहा जाता है। पृष्ठीय या डोर्सल भाग, पीठ के ऊपर का जो भाग होता है उसको डोर्सल भाग या पृष्ठीय भाग कहा जाता है। अब बात करते हैं अब्यूर यानी कि वेंट्रल भाग की। पीठ के नीचे का जो भाग होता है या फिर पेट की तरफ का जो भाग होता है उसको अब्यूर वेंट्रल कहा जाता है। अब बात करेंगे 20वें नंबर की मध्य कतल या मीडियन प्लेन के बारे में। शरीर को ठीक मध्य रेखा पर विच्छेदन करने पर अथवा काटने पर
शरीर बराबर दो भागों में बंट जाता है, एक तो बायां तथा दूसरा दायां भाग, तो उसको मीडियन प्लेन कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं समानांतर तल के बारे में या सेजाइटल प्लेन के बारे में। यदि लंबवत तल मध्य रेखा हो तथा शरीर को दो असमान भागों यानी दायां या बायां दो भागों में बांटा जाना हो तो उसको समानांतर या सेजाइटल प्लेन कहा जाता है। अब बात करते हैं 22वें नंबर की, अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल। ट्रांसवर्सन प्लान या अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल वह काट जो मध्य रेखा के लंबवत होता है तथा शरीर को अग्र व पश्च दो भागों में बांटती है, उसको अनुप्रस्थ यानी कि क्षैतिज तल, अनुप्रस्थ क्षैतिज तल या ट्रांसवर्सन प्लान कहा जाता है। अब बात करेंगे हम क्षैतिज काट के बारे में। क्षैतिज काट के बारे में बात की जाए यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल प्लान, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल प्लान कहा जाता है। यह अनुप्रस्थ काट के लंबवत होता है तथा शरीर को ऊपर के डोर्सल व नीचे के वेंट्रल भाग में विभक्त होता है। अब बात करते हैं हम अस्थियों से संबंधित जो शब्दावली होती है, हड्डियों से यानी बोन से संबंधित जो शब्दावली होती है उसके बारे में। अस्थियों से संबंधित शब्दावली की सामान्य जानकारी। इसमें पहला आएगा फलक यानी कि फासेट किसे कहा जाता है। एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान जहाँ अस्थि के सिरे संधिबद्ध होते हैं, जहाँ अस्थि के सिरे क्या होते हैं, संधिबद्ध होते हैं। जैसे कि आर्टिकुलर फासेट बिटवीन कार्पल बोन्स, आर्टिकुलर फासेट बिटवीन कार्पल बोन, आर्टिकुलर फासेट के भाग में कार्पल बोन्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम खाद यानी कि फोसा के बारे में। अस्थि की सतह से बड़ा व असंधीय यानी कि नॉन आर्टिकुलर यानी कि असंधीय गड्ढे को फोसा कहते हैं, जैसे कि सुप्रास्पिनस फोसा ऑफ स्कैपुला। फोबिया अस्थि की जुड़ने वाली अथवा नहीं जुड़ने वाली सतह पर छोटा सा गर्त पाया जाता है यानी कि पिट पाया जाता है या गड्ढा पाया जाता है, उसको फोबिया कहा जाता है। जैसे कि फोबिया कैप्टिस ऑन द हेड फार्मर। गुरु अथवा सल्कस अस्थि की सतह पर लंबा तथा संकरा गड्ढा पाया जाता है, उसको गुरु अथवा सल्कस कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कॉन्डाइल भाग की। यह संधि बनाने वाला अंडाकार अथवा न्यूकल यानी उंगली की गांठ की भांति का उभार होता है। उदाहरण इसका मीडियल एंड द लेटरल फॉर्मल कॉन्डाइल्स। अब बात करते हैं हम कॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल भाग की। कॉन्डाइल के बाह्य तरफ का नज़दीक का उभार, इसका उदाहरण है मीडियल एंड लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल। अब बात करते हैं हेड की। यह संधि बनाने वाले उभार जो गोल होता है, हेड ऑफ फीमर का जो भाग होता है वो गोल, जो सिरा होता है वो गोल पाया जाता है। अब बात करते हैं हम क्रेस्ट के बारे में। अस्थि पर उठी हुई लंबी खुरदरी सक्रिय मेड़ के समान रचना होती है, उसको क्रेस्ट कहा जाता है, जैसे कि मीडियल सैक्रल क्रेस्ट इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं रंध्रक यानी कि फोरामेन के बारे में। अस्थि में छिद्र जिसमें से रक्त वाहिनियाँ तथा तंत्रिकाएं गुजरती हैं, उदाहरण है कि फोरामेन मैग्नम। प्रवर्ध कंटक या प्रोसेस के बारे में बात की जाए, प्रवर्ध कंटक या प्रोसेस के बारे में, तो पेशी से जुड़ने के लिए अस्थि का खुरदरा लंबा उभार, जैसे कि स्पिनोस अथवा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा। स्पाइन के बारे में बात की जाए तो नुकीला पत्ती का उभार होता है, वो क्या होता है, स्पाइन का होता है, जैसे इसके प्लार स्पाइन का। अब बात की जाए तो गड्ढक यानी ट्यूबरोसिटी के बारे में। अस्थि का बड़ा गोलाकार असंधीय उभार, जैसे कि डेल्टा ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। ट्यूबरकल के बारे में बात की जाए 13वें नंबर के वे, तो अस्थि पर छोटी गोल आकार की उभरी असंधीय उभार होता है, उसको ट्यूबरकल कहा जाता है, जैसे कि ग्रेटर ऑफ द लीजर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। अब बात करते हैं हम खोंच यानी कि नोच के बारे में, जो नोच खाँच होती है उसके बारे में। किसी संधि के बॉर्डर पर गहरा दांतेदार जो कटाव होता है उसको खोंच या नोच खाँच या फिर नोच कहा जाता है, जैसे कि सेमुलनर नोच ऑफ द अल्ना। प्रोक्लिया किसे कहा जाता है, अस्थि की ग्रुप सतह जो एक गरार यानी पुली की भांति की संरचना होती है, उदाहरण ट्रोक्लिया ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस। गर्दन के बारे में बात की जाए तो सिर के नीचे का सकरा भाग गर्दन का होता है, फेमोनल नेक। वीवर के बारे में बात की जाए तो अस्थि में खोखली गुहा जिसमें हवा अथवा स्राव इकट्ठा होता है, फ्रंटल स्पाइनोस। तो दोस्तों
नए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तथा बेल आइकन को भी साथ के साथ दबा दें ताकि नई अपडेट आपके पास आ सके। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।